तो आइए घनमूल का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 32,768 का घनमूल ज्ञात करना। जिस तरह से हम लोग वर्गमूल में देखे थे कि गुणनखंड विधि से किस तरह से हम लोग वर्गमूल निकालते थे किसी संख्या का, ठीक उसी तरह से घनमूल का भी प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के बाद जिस तरह से उसमें से दो दो का पेड़ लगाते थे, इसमें से तीन तीन संख्याओं का पेड़ लगता है। सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड देखिए, जब इकाई का अंक 8 है, जब इकाई का अंक 8 है तो 2 से लग जाएगा, एक बार में, 6 बार में, 3 दूना 6, फिर 8 दूना 16 और 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 8 दूना 16 एक बार में, फिर जो है यहाँ बच जाएगा 1 8 9 बार में और 2 बार में, फिर जो है 2 से लगाएंगे तो 4 बार में, फिर 0, फिर 9 बार में, फिर 6 बार में, फिर जो है 2 से लग जाएगा इसमें भाग, इकाई का अंक 6 है तो 2 बार में, 0 4 बार में, 8 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 1 बार में, 0 बार में लगेगा, फिर उसके बाद 2 बार में, 4 बार में, फिर 2 से लग जाएगा, फिर 2 से लगेगा 5 बार में, 1 बार में, 2 बार में, फिर 2 से लग जाएगा 256 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 128 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 64 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 32 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 16 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 8 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 4 आएगा, और फिर 2 से लगाएंगे तो 2 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 1 आएगा। अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं, घनमूल निकालना है तो घनमूल का साइन जो है किस तरह से, वर्गमूल में सीधे ऐसे देते थे, घनमूल में इसके नीचे क्या लिखना है, 3 लिखना है, इसके नीचे में 3 लिखना है। तो अब यहाँ पर 32,768 किसके बराबर, 32,768 जो संख्या है ये सारी आई है गुणनखंड का। अब उसमें हम लोग लिखेंगे तो कुल कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 भागों को गुणा कीजिए। तो 2 4 1 5 15 हुआ। अब जो है इसमें से 3 3 का पेड़ होता है, 3 3 का, फिर ये और ये दोनों एक साथ, फिर ये एक साथ। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर q गुने 2 पर पावर q गुने 2 पर पावर q गुने 2 पर पावर q। तो 3 3 6 3 9 3 12 और 2 पर पावर q। अब प्रत्येक q से जो है, प्रत्येक q से एक एक 2 ले लेंगे, एक एक 2 को बाहर कर लेंगे, प्रत्येक से 5 2 हो जाएगा। तो यानी कि 32,768 का घनमूल कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 जो है इसका घनमूल आ जाएगा। यही आपका उत्तर, यही आपका। चलिए देखिए दूसरा सवाल है 92,61,000 का घनमूल ज्ञात करना है। तो आइए इसका गुणनखंड सबसे पहले क्या है, इसका भी गुणनखंड होगा। तो 92 61 पर 3 जीरो का हम लोग क्या घनमूल निकालेंगे, तो गुणनखंड करेंगे तो 2 से लग जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक 0 है तो 2 से लग जाएगा। 4 बार में, 6 बार में, 3 बार में, फिर 0 बार में, 5 बार में, फिर 2 0। अब जो है फिर 2 से लगाएंगे तब 2 बार में, 3 बार में, 1 बार में, 5 बार में, 2 बार में, फिर 5 बार में, फिर 0 बार में, फिर जो है 2 से लगाएंगे, क्योंकि इकाई का अंक जब तक 0 रहेगा 2 से उसमें भाग लगते जाएगा। तो लगाएंगे 1 बार में, फिर 1 बार में लगेगा, फिर 5 दूना 10 और उसके बाद 5 दूना 10 1 5 आएगा 15, 7 बार में 14, फिर 6 बार में, फिर 2 बार में, फिर 5 बार में, फिर जो है इकाई का अंक 5 आ गया तो 2 से नहीं लगेगा भाग इसमें। इकाई का अंक जब 5 रहे तो ये किससे भाग लगेगा, 5 से। उससे पहले देख लेते हैं 3 से भी भाग लगता है कि नहीं। अगर अंकों का योग जो है, अंकों का योग हो जाएगा क्या, सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होता है तो वो संख्या 3 से भी विभाज्य होती है।
अंकों का योग कितना है 7 × 13 7 20 5 25 2 27, यानी कि 27 3 से कटेगा तो ये संख्याएं भी 3 से विभाजित होगी। तो 3 से लगाएंगे कितने बार में 3 3 9 2 5 आया 8 बार में 24, 1 7 आया 17 है तो 5 बार में लगेगा 15, 2 6 है फिर 8 बार में 24, 2 2 आएगा 7 बार में 21 लगा, 1 5 बचा तो 5 बार में 15 लग जाएगा। फिर 3 से लगा के देखते हैं, फिर 3 से लग जाएगा अंकों का योग जो है 7 5 12 8 20 5 25 25 से 11 36 आता है, 36 3 से विभाजित ये संख्या भी होगी, 3 से लगेगा। तो देखिए 1 बार में लगा, 2 बार में लगा, फिर 8 बार में लगा, 1 8 6 बार में लग जाएगा, फिर 2 बार में लग जाएगा, फिर 5 बार में लग जाएगा। फिर जो है 5 7 13 13 13 10 23 1 24, फिर 3 से लग जाएगा भाग, 4 बार में 2 बार में 2 6 8 बार में 2 2 7 बार में और 1 5 बार में। अब देखते हैं 7 5 12 8 20 2 22 22 4 26, अंकों का योग 3 से नहीं कट रहा है तो अब 3 से भाग इसमें नहीं लगेगा। इकाई का अंक 5 है तो अब इसमें 5 से भाग लग जाएगा। कितने बार में 8 बार में 40 बचा 2 8 5 बार में 25, फिर 3 7 बार में 35, 2 5 बार में 25, फिर इकाई का अंक 5 है तो लगेगा 5 से भाग। तो 1 बार में 3 5 35 7 बार में, फिर 1 बार में, फिर 5 बार में, फिर इकाई का अंक 5 है 5 से भाग लगेगा। 5 तिहाई 15, 5 चौक 20 और 5 तिहाई 15। अब जो है 5 से नहीं लगेगा भाग, इकाई का अंक अब 3 आ गया तो अब जो है भाग किससे लगेगा 7 से लग जाएगा, इसमें भाग 7 से भाग लग जाएगा। 7 से लगाएंगे तो कितने बार में 7 चौक 28 और 9 7 63, फिर 7 से लगाएंगे तो 7, फिर 7 से लगाएंगे तो 1 बार में। तो यानी कि 92,61,000 का घनमूल ज्ञात करेंगे तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 गुने 3 × 3 × 3 गुना 5 × 5 × 5 गुना 7 × 7 × 7। इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है 2 3 बार, इसमें 3 3 का लगता है 3 3 का जो है हम एक साथ करते हैं 3 3 संख्याओं को, तो 3 3 का किए ये क्या, इसको हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब गुने 3 का क्यूब गुने 5 का क्यूब गुने 7 का क्यूब। अब प्रत्येक से जो है जब इसका हम लोग क्यूब निकाल रहे हैं, घनमूल निकाल रहे हैं तो प्रत्येक से क्या करेंगे एक एक बाहर कर लेंगे, 3 2 है इससे 1 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि घनमूल जो है वो 92,61,000 का कितना होगा 92,61,000 का घनमूल, इससे 1 2 बाहर आ जाएगा, इससे 1 3 बाहर आ जाएगा, इससे 1 5 बाहर आ जाएगा और इससे 1 7 बाहर चला आएगा। तब देखो 7 को 3 से गुना करेंगे 21, 21 को 10 से गुना करेंगे तो 210, यानी कि इसका जो है घनमूल क्या हो जाएगा 210, यही आपका उत्तर है। अगला सवाल है आपका कि वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करें जिसको 1029 में गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन हो। तो हमको इस क्या करना है, इसको पूर्ण यानी कि ऐसी संख्या को बताना है जो कि इसमें 1029 में जो है हम गुणा कर दे तो उससे जो गुणनफल प्राप्त होगा वो क्या पूर्ण घन होना चाहिए। 1029 पूर्ण घन नहीं है, इसमें जो है वो संख्या बताना है जो कि पूर्ण घन नहीं हो। तो कैसे बताएंगे, तो इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, पहले 1029 देख लेंगे कि 1029 में क्या कमी रह गया है जो कि ये पूर्ण घन नहीं हो रहा है, तो इसका पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे। 1029 में तो देखिए 2 1 3 9 3 12, 3 से लग जाएगा भाग, 3 से लग जाएगा भाग कितना, 3 बार में 3 3 9, 4 बार में 12, फिर 3 बार में 9। अब 3 से नहीं लगेगा क्योंकि अंकों का योग 10 हो रहा है, तो किसमें भाग लगेगा 7 से, 7 से भाग लग जाएगा तो आ जाएगा 4 बार में, 9 बार में 49, फिर 7 से भाग लगाएंगे तो 7 बार में, फिर 7 से भाग लगाएंगे तो 1 बार में। जब इसका मैंने गुणनखंड किया 1029 का तो क्या पाया कि 3 गुना 7 गुना 7 गुना 7 हो जाएगा, यानी कि 3 गुना 7 पर पावर क्यूब हमको करना क्यूब हो जाएगा ये। होना चाहिए क्या, इसको पूर्ण घन होने के लिए 3 पर भी पावर कितना आना चाहिए था, 3 आना चाहिए था।
तो इसमें कमी क्या रह गया, यानी कि 2 3 को और गुना इसमें अगर जो हम लोग करें तो ये संख्या पूर्ण घन हो जाएगा। तो हमको पूर्ण घन बनाने के लिए इसमें क्या 2 3 की और आवश्यकता पड़ेगा। 2 3 की आवश्यकता पड़ा तो हम 2 3 की आवश्यकता पड़ेगा तो क्या करेंगे, इसमें 2 3 को और गुना कर दें, क्योंकि हमको पूछ रहा है वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करें जिसको कि 1029 में गुना करने पर प्राप्त गुणनफल क्या होना चाहिए, पूर्ण घन होना चाहिए। तो हमको वो कौन सा गुणनफल है, तो 2 3 गुना करेंगे, 2 को 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो अगर इस संख्या में हम 9 को गुना कर देते हैं तो ये पूर्ण घन हो जाएगा। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, यही 9 हो जाएगा। इसमें जितनी भी कमी रह गई वही वाला 2 को 3 जो है हम लोग उसी संख्या को गुना कर दें इसमें, तो वो क्या होगा, पूर्ण घन बन जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, प्रश्न में कहता था 1029 में कौन सी लघुत्तम संख्या, लघुत्तम कहने का मतलब छोटा से छोटा संख्या को गुना करे कि वह एक पूर्ण घन बन जाए। तो पहले मैंने इसका क्या किया, पहले जो है इसका मैंने गुणनखंड निकाला। तो गुणनखंड निकाला तो हम लोग पाए क्या, 3 गुने 7 पर पावर क्यू आ रहा है। अब किसी भी संख्या को घन होने के लिए क्या होना चाहिए, उसके प्रत्येक जो गुणनखंड है उस पर पावर 3 होना चाहिए। इसमें देखिए 3 पर पावर 1 है, 7 पर पावर 3 तो है लेकिन 3 पर पावर 1 है, यानी कि इसको पूर्ण घन होने के लिए क्या होना चाहिए था, 3 यहाँ पर पावर आना चाहिए था। तो 3 यहाँ पर पावर आने के लिए किस चीज की कमी रह गई, 2 3 की कमी रह गई। तो 2 3 का मतलब कितना, 2 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। तो यहाँ पर क्या इस संख्या का उत्तर 9 हो, ये इस प्रश्न का उत्तर 9 होगा, क्योंकि 2 को 3 9 को गुना कर देंगे तो इसमें जो है 2 पावर बढ़ जाएगा इस 3 पर। तो ये एक पूर्ण। अगला सवाल है कि वह लघुत्तम पूर्णांक ज्ञात करें जिसे 432 में भाग देने पर प्राप्त भागफल पूर्ण घन। ठीक, ये भी देखो गुना करने वाला जैसा ही प्रक्रिया इसमें भी करना है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले फिर 432 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो 2 से लग जाएगा 216, फिर 2 से लग जाएगा 108, फिर 2 से लग जाएगा 54, फिर 2 से लग जाएगा 27, फिर 3 से लग जाएगा 3 से लग जाएगा 3 से लग जाएगा कितना बार में, तो 9 बार में, फिर 3 से लग जाएगा 3 बार में, 3 से लग जाएगा 1 बार में। यानी कि 432 को जो है हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। इसको जो है इसमें जोड़ा 3 3 का लगता है तो 2 का क्यूब गुने 2 गुने 3 का क्यूब लिख सकते हैं इसको इस तरह से। अब यहाँ पर कहता है हमको कि पूर्ण घन बनाना है इसको। तो पूर्ण घन बनाने के लिए क्या, घन में हम जानते हैं कि प्रत्येक जो है अभाज्य संख्याओं के ऊपर में पावर कितना रहना चाहिए, 3 रहना चाहिए। तो इस 2 पर तो 3 है पावर, इस 2 पर भी है, लेकिन इस 2 पर भी पावर 3 होना चाहिए था, लेकिन पावर यहाँ पर क्या है, 1 है। तो या तो इसको हम क्या करें, हटा दें। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग कर दें इसमें अगर जो, तो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। 2 का क्यूब गुने 2 गुने 3 का क्यूब, यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा। अब कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण घन हो गया। ये संख्या जो आएगी मेरा वो क्या, पूर्ण घन होगा। तो पूर्ण घन होने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 2 से भाग कर देंगे। तो उत्तर आपका जो है, अभिष्ट संख्या जो है आपका क्या आएगा, रिक्वायर्ड नंबर आपका 2 आएगा। यानी कि 2 जो है वह लघुत्तम पूर्णांक है, मतलब लघुत्तम संख्याएं हैं, छोटी से छोटी संख्याएं हैं जो 432 में अगर भाग कर देंगे तो प्राप्त गुणनफल जो है, प्राप्त भागफल जो है वो एक पूर्ण घन बन जाएगा। जैसे 2 से भाग इसमें से करेंगे 432 में तो आएगा 216। 216 एक पूर्ण घन है, 216 एक पूर्ण। देखिए प्रश्न था आपका क्या कि एक घनाकार टंकी का आयतन 1331 लीटर है, तो उस टंकी की भुजा ज्ञात करना है। तो भुजा ज्ञात करना है, इस प्रकार का घनाकार टंकी है, इसका आयतन मतलब उसमें से जो पानी पूरा जगह छेदता है वो उसका क्या आयतन कहलाता है। और उसके बाद आपको पूछ रहा है क्या कि ये वाला साइड कितना है, तो यानी कि उसकी भुजा कितना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। घनाकार टंकी है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसका सेम ही रहेगा। तो देखिए घनाकार टंकी का आयतन जो बड़ा एक फॉर्मूला होता है भुजा क्यू, भुजा क्यू। इसी फॉर्मूले से अगर हम भुजा सिर्फ निकालेंगे, घनाकार टंकी के आयतन से, आयतन के फॉर्मूला से भुजा निकालेंगे, तो भुजा जब बराबर लिखेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये वाला पावर इसका हटेगा इस साइड। जब इस साइड हम लोग पावर हटाएंगे तो हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर जाकर घनमूल का साइन चढ़ जाएगा ना। इसमें जो है क्या होगा, घनमूल का साइन चढ़ जाएगा। अब हमको प्रश्न में दिया हुआ है क्या, 1331 लीटर उसका आयतन है।
तो आयतन जो है दिया हुआ है लीटर में, लेकिन हमको भुजा लीटर में तो नहीं चाहिए ना। लीटर में भुजा किसी लंबाई का मात्रक लीटर तो होता नहीं है, वो किसी द्रव्य चीज की मापने का इकाई होता है। हम जो है लंबाई का कोई मात्रक यूज करेंगे। तो इस चीज को याद रखना कि 1 लीटर जो है जितना पानी छेदता है वो कितना एरिया होता है, 1000 घन सेंटीमीटर। कितना एरिया होता है, 1000 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 1331 लीटर है, तो 1331 लीटर है, तो इसको घन सेंटीमीटर में जब हम बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1331 को 1000 से गुना करेंगे। जब 1000 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या, इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो 11 गुने 11 गुने 11 आएगा, और इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने नहीं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5 आएगा। बचे 25 25 बचे 125 125 गुना 250 250 गुना 500 500 गुना 1000, इतना आएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से। अब इसमें प्रत्येक से जोड़ा लगेगा, और एक एक घनमूल से जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, एक एक अंक बाहर निकल जाएगा। 11 गुने 2 गुने 5, 11 गुने 2 गुने 5 करेंगे तो 11 बचे 55 55 गुना 110 घन सेंटीमीटर जो है उसकी क्या हो जाएगी, भुजा हो जाएगी। किसका, ये टंकी का जो है ये भुजा 110 घन सेंटीमीटर, यही आपका उत्तर है। से तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो देखिए हम लोग 729 और इसकी वैल्यू आपको बतानी है। वैल्यू बताने के लिए पहले दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, घनमूल ज्ञात कर लेंगे। तो घनमूल ज्ञात करेंगे तो ये किसका घन किस संख्या का घन है जी, 729 9 का, यहाँ पर 9 लिखेंगे। और ये जो है किसका घन होगा, तो 0.3 का, क्योंकि 3 बार जब 0.3 करेंगे तो दशमलव के बाद 3 अंक, 3 दिया 9 दिया 27 आएगा, तो 27 आएगा। अब जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे इससे, तो 9 नहीं समझ में आएगा, दशमलव हटाएगा, इसका दशमलव हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 10। अब इससे 3/10 से इसमें जब भाग करेंगे तो भाग का उल्टा गुना 10/3 कटेगा तो 3 बार में, यानी कि इसका उत्तर जो है कितना हो जाएगा 30। इस संख्या का उत्तर कितना 30। अगला सवाल है आपका कि कुछ विद्यार्थी मिठाई के लिए पंक्तियों में खड़े, कुछ विद्यार्थी मिठाई के लिए पंक्तियों में खड़े। कहता है यदि जितनी पंक्तियां हो उतने ही विद्यार्थी पंक्ति में खड़े। समझ गया ना, जितना नंबर ऑफ लाइन होगा उतने ही विद्यार्थी की संख्या होगी। यानी 15 लाइन रहेगा तो 15 को विद्यार्थी का 15 विद्यार्थी प्रत्येक पंक्ति में खड़ा रहेगा, 10 रहेगा तो 10 को खड़ा रहेगा। कहता है फिर उसके बाद खड़े हो और उतने ही लड्डू प्रत्येक विद्यार्थी को दिए जाए, तो यानी कि जितना विद्यार्थी की संख्या उतनी पंक्तियां होनी चाहिए और उतने ही लड्डू उसको मिलना चाहिए। विद्यार्थी को दिए जाए तो 1728 लड्डू की आवश्यकता पड़ती है। कुल कितने लड्डू की आवश्यकता, 1728। अगर जितने विद्यार्थी है, जितना नंबर ऑफ लाइन है उतना ही नंबर ऑफ स्टूडेंट और उतना ही नंबर ऑफ लड्डू जो है सबको मिलना है। समझ गए ना, तो जब उतना मिलता है तो कुल लड्डू खपत कितना होता है, 1728 लड्डू, 1728 लड्डू की खपत होती है। तो आपको बताना है कि कुल कितना विद्यार्थी है और कितनी पंक्तियां हैं, कुल कितना विद्यार्थी है और कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए इसमें ना विद्यार्थी, इसमें जो है ना विद्यार्थी दिया हुआ है कितना है, ना लाइन दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, विद्यार्थियों की संख्या को मान लेंगे। विद्यार्थी की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आइए देखते हैं। कहता है सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, पंक्ति हमको पता नहीं है कि कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो हम मान लेते हैं, माना कि पंक्तियों की संख्या कितना होगा, माना कि पंक्तियों की संख्या बराबर क्या, x। जब x पंक्ति है और प्रश्न में फिर क्या कर रहा है कि
उतना ही जो है विद्यार्थी प्रत्येक में, उतनी ही विद्यार्थी है। तो जब पंक्तियां x है तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर Vx हो जाएगा, क्योंकि उतना ही विद्यार्थी प्रत्येक पंक्ति में जितना की पंक्ति है। तो अब जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, विद्यार्थी की कुल संख्या ज्ञात कर लेंगे। अतः विद्यार्थी की संख्या कितनी हो जाएगी, विद्यार्थी की संख्या बराबर x पंक्ति और प्रत्येक में x विद्यार्थी है। अगर हम कहें कि 5 पंक्ति है, प्रत्येक में क्या है 5-5 विद्यार्थी है, तो क्या करेंगे, टोटल विद्यार्थी पूछेंगे तो गुना कर देगा 5 और 5 को, ना गुना कर देंगे हम लोग 5 और 5 को। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, x पंक्ति है और विद्यार्थी की संख्या भी x है, तो कुल विद्यार्थी की संख्या के मेरा कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, कितना हो जाएगा x स्क्वायर। अब फिर प्रश्न में कहता है तो विद्यार्थी की संख्या x स्क्वायर, तो प्रत्येक विद्यार्थी को दिए गए लड्डू की संख्या कितना, तो जितना पंक्ति है उतना ही प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी था और उतना ही लड्डू प्रत्येक को मिला। यानी कि प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक विद्यार्थी, पंक्ति नहीं विद्यार्थी को मिलने वाले लड्डू की संख्या कितनी हो जाएगी, लड्डू की संख्या बराबर कितना x, प्रत्येक को कितना मिला x लड्डू मिला। जब x लड्डू मिला तो अब जो है कुल लड्डू की संख्या कितना, कुल विद्यार्थी उससे गुना कर देंगे, प्रत्येक को x मिला तो कुल विद्यार्थी कितना है x स्क्वायर, उससे गुना कर देंगे, कुल लड्डुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, लड्डुओं की संख्या बराबर, कुल लड्डुओं की संख्या बराबर हो जाएगा x स्क्वायर को x से गुना कर देंगे, तो आ गया मेरा क्या x क्यूब। अब कुल x क्यूब जो है कुल कितना लड्डू होगा 1700, x क्यूब जो है कुल कितना लड्डू होगा 1728, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है 1728, यानी कि x क्यूब जो है वो क्या होगा 1728 के बराबर, 1728 के बराबर। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या निकल जाएगा 1728 का घनमूल निकल जाएगा। 1728 का घनमूल निकालेंगे तो 2 बार में तो लगेगा ही, 2 गुने 2 गुने 2 गुने, फिर उसके बाद 3 बार में लगेगा, 3 गुने 3 गुने 3, 2 से फिर एक बार लगेगा 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 2 का क्यूब, 2 का क्यूब गुने 3 का क्यूब गुने 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, तो आ जाएगा मेरा क्या, आ जाएगा क्यूब निकालेंगे तो इससे 1 2 बाहर, इससे 1 3 बाहर, इससे 1 2 बाहर, कुल कितना संख्या हो जाएगा, यानी कि 2 को 3 से गुना करेंगे 6, 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12, यानी कि मेरा जो है पंक्ति 12 था, विद्यार्थी की संख्या भी 12 थी और प्रत्येक विद्यार्थी को मिलने वाले लड्डू की भी संख्या 12 थी। प्रश्न को एक बार फिर से समझ लीजिए। कहता है एक पंक्ति है, पंक्ति में खड़े हैं कुछ विद्यार्थी पंक्ति में खड़े हैं, यदि जितनी पंक्तियां हैं उतने विद्यार्थी प्रत्येक पंक्ति में खड़ा है और उतने ही लड्डू प्रत्येक विद्यार्थी को दिए जाते हैं, तो 1728 लड्डू की आवश्यकता पड़ती है। तो कुल विद्यार्थी और कुल पंक्तियों की संख्या बताना है। इस तरह से मतलब पंक्ति लगा हुआ है तो जितना एक पंक्ति में विद्यार्थी उतना लाइन, टोटल विद्यार्थी का लाइन भी होगा, समझ गए ना, और उतना ही लड्डू जो है सबको मिलता भी है। तो ऐसे में हम क्या किए, हमको कुछ न पंक्ति की संख्या पता था न विद्यार्थी की संख्या, तो मैंने पंक्ति की संख्या को x मान लिया। जब पंक्ति की संख्या को x माना तो क्या हो गया, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या भी x होगी, क्योंकि कहता है उतनी ही पंक्ति है जितने की प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी है। जब ये x तो ये भी x। अब तक विद्यार्थी की संख्या कितनी हो जाएगी, तो जितना पंक्ति उतना विद्यार्थी है, तो दोनों को गुना करेंगे तो वो कुल विद्यार्थी की संख्या निकल गया मेरा।
विद्यार्थी की संख्या, फिर कहता है कि प्रत्येक को कितना लड्डू मिलता है, कि प्रत्येक को उतना ही लड्डू मिलता है जितना विद्यार्थी की संख्या है, जितना पंक्ति है। तो x जो है विद्यार्थी की संख्या था, नहीं विद्यार्थी की संख्या क्या है, मेरा एक्स स्क्वायर है, अब पंक्ति जितना था उतना ही लड्डू प्रत्येक को मिलता है, तो x पंक्ति माने थे, तो x को फिर जो है हम गुना कर दिए, तो कुल क्या लड्डुओं की संख्या हमको मालूम हो गया कि कुल कितना लड्डू बटेगा, कुल x क्यों बटेगा, लड्डू की संख्या दिया हुआ है प्रश्न में कि 1728 लड्डू की आवश्यकता पड़ता है, यानी कि x क्यू जो निकला वो किसके बराबर होगा, 1728 के बराबर। उससे जो है हम x का मान निकाल लिए, x का जब मान निकालेंगे तो मेरा x क्या माने थे, पंक्तियों की संख्या, तो x पंक्ति की संख्या भी 12 और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या भी 12 हो जाएगा, और प्रत्येक विद्यार्थी को मिलने वाला लड्डू की संख्या भी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा।